क्या यूपी बीजेपी में जातीय आधार पर कोई फेरबदल करना पार्टी के लिए आत्मघाती होगा? बीजेपी लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन और विशेषकर यूपी में अपने खराब परफॉर्मेंस का कारण ढूंढने में लगातार लगी हुई है। रोज अलग अलग स्तर पर बैठकें हो रही हैं, थिंक टैंक के साथ मंथन भी चल रहा है। प्रदेश के सीएम, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन से जुड़े कई नेताओं के साथ लगातार मीटिंग का दौर जारी है। 4 जून के नतीजे के बाद अब 4 अगस्त तक 2 महीने हो जाएंगे, फिर भी पार्टी नेतृत्व फाइनल नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि बीजेपी को जातिगत राजनीति की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है और जो पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के यूपी में खराब परफॉर्मेंस को इस पर न ध्यान देने को एक बड़ा कारण मान रहे हैं, उनको मेरा ये विश्लेषण बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। और ये विश्लेषण सिर्फ मैं अपनी समझ और अपने विचार से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कुछ डाटा और राष्ट्रीय अखबार दैनिक जागरण में छपे एक आर्टिकल को भी आपके सामने लाऊंगा। मैं इस कारण को कभी सही नहीं मानता और बल्कि मैंने एक 24 जुलाई को वीडियो भी बनाया था जिसमें कहा भी था कि पार्टी कैसे अपने ट्रैक पर वापस लौट सकती है और उस पर योगी आदित्यनाथ ने पहला कदम भी उठा लिया है। लोकसभा चुनाव में पार्टी अब की बार 400 पार के आंकड़े से कैसे दूर रह गई और खासकर उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन इतना खराब क्यों रहा, इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने 15 कारणों की एक लिस्ट थमाई है। और पार्टी के कुछ लोग या तो अपने निजी स्वार्थ या फिर नासमझी में जाति, पिछड़ा और अति पिछड़ा की राजनीति की ओर पार्टी को धकेलने की कोशिश में लगे हैं। नासमझी में इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि जब ये बातें हम जैसे आम जनता को समझ आ रही है तो मुझे नहीं लगता इतने अनुभवी राजनीतिज्ञों और थिंक टैंकर्स को नहीं पता होंगी। लेकिन ये कहीं न कहीं नेताओं के निजी स्वार्थ और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के बीच सही कारण तक पहुंचना नहीं चाहते। अब आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। डॉक्टर ए.के. वर्मा, जो सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक हैं, इनका एक आर्टिकल छपा है दैनिक जागरण में जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि पार्टी को अपने मूल कारणों पर ध्यान देना चाहिए और उसके लिए उन्होंने 2 सवाल के जवाब ढूंढने पर जोर दिया है। पहला, क्या चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी नैरेटिव ने नतीजों की तस्वीर बदल दी? दूसरा, क्या पीएम मोदी के सबका साथ और सबका विकास वाले मॉडल को दरकिनार कर प्रदेश में स्मिता की राजनीति की वापसी हो रही है? स्मिता की राजनीति का मतलब अपनी पहचान, जैसे मैं ब्राह्मण, मैं बनिया, मैं यादव, मैं राजपूत, मैं पिछड़ा, मैं अति पिछड़ा, मैं टोपी वाला, ये सब होते हैं। इन दोनों सवालों के जवाब को समझने के लिए उन्होंने सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के 2 सर्वे का जिक्र किया है। एक जो जनवरी से मार्च के महीने में चुनाव के पहले किया गया और दूसरा अप्रैल से जून में चुनाव के हर फेज के मतदान के बाद। चुनाव से पहले जो सर्वे आया उसमें पीएम मोदी के साथ 62% लोगों ने सहमति जताई और बीजेपी और एनडीए, मतलब मूलतः यूपी में तो बीजेपी ज़्यादा थी, उनके साथ करीब 61% मतदाता गए थे। ये चुनाव से पहले यानी जनवरी से मार्च के बीच का ये आंकड़ा है। वहीं अप्रैल जून जब चुनाव हो रहा था तो मतदान के दौरान इसमें काफ़ी तेज़ी से कमी देखी गई। तब पीएम मोदी के साथ रहने वाले मतदाता में करीब 12% से ज़्यादा का नुकसान हुआ और 43% ही मतदाता पीएम मोदी को पीएम के रूप में देखना चाह रहे थे, जबकि बीजेपी के साथ 48.5% लोगों का समर्थन था। अब पहले चुनाव के पूर्व के आंकड़े की बात करें तो ऐसी स्थिति में जब 62% लोग पीएम मोदी के साथ थे और 61% बीजेपी के साथ, तो 400 का आंकड़ा छूना मुश्किल नहीं था। यूपी को छोड़ दें तो बाकी जगह का प्रदर्शन अच्छा था। राजस्थान, हरियाणा और बंगाल में जो कुछ सीटें नीचे आई थीं उसकी भरपाई तेलंगाना, आंध्रा और उड़ीसा ने कर दिया था। तो जो 62% लोग पीएम मोदी के साथ थे उनमें कौन कौन लोग थे ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। उन 62% में 59% शहरी तबका था और 60% यानी 60% ग्रामीण तबका। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था शहरी और ग्रामीण तबकों के मतदाताओं में। उनमें भी 66% 66% युवा और बेरोजगार थे जो पीएम मोदी के साथ थे और बीजेपी के साथ थे। ये आंकड़ा मैं जनवरी से मार्च के बीच का बता रहा हूँ।
76% ओबीसी, जिसकी पूरी राजनीति अभी चल रही है, जिस पर पूरा राजनीति अभी केंद्रित है और जिस पर कई नेता इस बात पे लगे हुए हैं कि कैसे पार्टी में ओबीसी, दलित और बाकी जातियों का समीकरण बैठाया जाए, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। 43% दलित बीजेपी के साथ थे, 76% ओबीसी दलित के साथ थे। और सबसे बड़ी बात, पसमानदा मुस्लिम में 21% पसमानदा मुस्लिम ने भी बीजेपी का समर्थन किया था। 61% मतदाता एनडीए के साथ, जबकि 14% मतदाता सपा और कांग्रेस के साथ थे। सिर्फ 14% मार्च तक सपा और कांग्रेस के साथ थे। लेकिन जब चुनाव के दौरान सर्वे को नतीजे को देखते हैं, जो चुनाव के दौरान किया गया था, तो काफ़ी उलटफेर नज़र आता है, जिसमें चुनावी नतीजे को बदल दिया। भाजपा एनडीए के समर्थन में 12.5% की गिरावट आई, वहीं सपा कांग्रेस के समर्थन में 29.2% की वृद्धि हुई, जो 14% से बढ़कर 43.2% हो गई। और अगर पीएम मोदी की स्वीकार्यता की बात करेंगे तो उसमें भी गिरावट आई और 62% से गिरकर 43% रह गई। बेरोजगार युवाओं के भाजपा के समर्थन में 20% की गिरावट आई। ये जनवरी से मार्च और अप्रैल से जून के महीनों में जो ये अंतर हुआ चुनाव के दौरान, तो ऐसा क्या हुआ? इन आंकड़ों से साफ लगता है कि चुनाव प्रचार के दौरान कुछ ऐसा प्रत्याशित जरूर हुआ जिसने लोगों के मन को बदल दिया और नतीजे पर उसका असर पड़ा। इसलिए मतदाता की मानसिकता में ऐसा क्या बदलाव हुआ जिसे समझे बिना अगर कोई फैसला बीजेपी नेतृत्व लेती है तो उसके लिए, पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। कमज़ोर प्रदर्शन के जिन कारणों का जिक्र भूपेंद्र चौधरी कर रहे हैं, उसका असर मार्च तक तो नज़र नहीं आ रहा अगर आंकड़ों को देखें आप तो फिर चुनाव में ऐसा क्या हुआ? सर्वे के आंकड़ों को देखने के बाद ये साफ लगता है कि अब की बार 400 पार के नारे के साथ शुरू हुए चुनाव प्रचार के नाकाम होने के दो कारण रहे। एक तरफ मोदी और बाकी नेता जनता को ये समझा नहीं पाए कि उन्हें इतनी सीटें क्यों चाहिए। दूसरी तरफ अखिलेश और राहुल जनता के बीच में ये भ्रम फैलाने में सफल रहे कि अगर बीजेपी या एनडीए को 400 सीटें आ गई तो बाबा साहब का संविधान बदल देंगे और आरक्षण को खत्म कर देंगे। इस जो भ्रम है, इस भ्रम ने आरक्षण समर्थक दलितों और पिछड़ों के समर्थकों को एक मंच पर ला खड़ा किया और अखिलेश के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए वाले प्रयोग में नई जान फूंक दी। उधर मोदी का संकल्प पत्र गारंटियों से भरा पड़ा था, लेकिन उसमें 400 आने पर संविधान न बदलने और आरक्षण को समाप्त न करने की गारंटी नहीं दिख रहा था। साल 2014 में बीजेपी के पास एक कारण था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और साथ ही कांग्रेस के विरोध में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी था। साल 2019 की बात करें तो अखिलेश मायावती जब एक साथ आ गए थे, उससे बड़ा गठबंधन यूपी में नहीं माना जा रहा था। ओबीसी, दलित दोनों तबका एक साथ आया था, लेकिन उस समय भी बीजेपी के पास राष्ट्रवाद और हिंदुत्व दोनों बहुत बड़े मुद्दे थे और इसको जनता को समझाने में बीजेपी सफल रही थी। लेकिन 2024 में कांग्रेस और अखिलेश के संविधान बदलने, आरक्षण छीनने और पीडीए का जवाब ही देती रह गई बीजेपी। न तो अपने कामों को गिना पाई, न ही जनता को ये समझा पाई कि 400 सीटों के बाद वो क्या करने वाले। अगर जाति और अस्मिता के कारणों को सफल माना जाए तो फिर 2019 में अखिलेश मायावती के साथ आने पर भी ये फॉर्मूला काम करना चाहिए था, लेकिन उस समय कोई जादू नहीं हो पाया। इसका मतलब साफ है कि जातिगत समीकरण काम नहीं किया, न ही अस्मिता की पहचान। संभव है कि अखिलेश का नया प्रयोग जो ये पीडीए वाला है वो भी आगे दम तोड़ता दिखे, क्योंकि समय के साथ स्थितियां स्पष्ट होंगी और भ्रम जाल भी जो चुनाव में फैलाया गया था वो टूटेंगी। और यह भी किसी से छुपा नहीं है कि दलित वर्ग ओबीसी को भी अपना शोषक मानता है और इसीलिए शायद यूपी में दो पार्टियां, एक दलित और दूसरा यादवों और दूसरे ओबीसी पर आधारित बनी और सफल भी रही। सपा और बसपा दो पिछड़ी जातियों की पहचान वाले वर्ग का प्रतिनिधित्व करने लगे और इसीलिए दलित समाज अभी भी सपा से ज़्यादा भाजपा को अपने करीब मानता है। अभी यूपी में खराब प्रदर्शन को आधार बनाकर पार्टी के कुछ नेता जाति और अस्मिता की राजनीति को बीजेपी में लाना चाहते हैं, लेकिन 2014 में मोदी ने इसे दरकिनार कर सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ
सबको एक साथ लाने की कोशिश की, जिसका नतीजा यूपी में 15 से 17% तक सिमटी रहने वाली बीजेपी 50% वोटों तक पहुंच गई थी। मोदी के पिछले 10 सालों के अथक प्रयासों और 2017 से योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, जाति और अस्मिता की राजनीति वाले मॉडल पर लगाम लगाने में बहुत हद तक सफलता मिली है और सबका साथ सबका विकास वाले मॉडल के जाति की राजनीति से वर्ग की राजनीति की ओर मोड़ा गया। 4 वर्ग की राजनीति के रूप में स्थापित किया मोदी ने। पूरे समाज को 4 वर्गों में बांटने की कोशिश की, महिला, किसान, युवा और गरीब, और इन 4 वर्गों को चिन्हित कर उनको जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी के लिए काम किया और उसका फायदा अंतिम पायदान पर खड़े भारतीय को मिला। यूपी जैसे राज्य में जातीय राजनीति को वर्गीय राजनीति में उभारना ही लोकतंत्र और पार्टी तथा समावेशी समाज के लिए लाभदायक दिखता है। यदि भाजपा नेतृत्व अपने निर्णय से फिर से जातीय राजनीति की ओर रुख करती है तो वह निश्चित रूप से पीएम मोदी के समावेशी राजनीति के उलट होगा और उसका परिणाम पार्टी के लिए भी शुभ नहीं होगा। इसलिए बीजेपी को अपने मूल मुद्दे को ही प्रभावी रूप से जनता के बीच में रखना होगा और जातियों के समीकरण की पार्टी में जातीय समीकरण को पार्टी के अंदर ही सेट करना होगा।